जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। लोकसभा की चुनावी दंगल में विरासत टैक्स पर कोहराम मचा है। इसके लिए दोनों पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि हिमालय क्षेत्र, खासतौर पर उत्तराखंड में एक ऐसा कानून भी था जिसमें राजा को पूरी संपत्ति अपने अधिकार में लेने का अधिकार था। वैसे तो संसार भर में जो भी राजा जिस क्षेत्र को जीतता रहा है उस भूमि का वही मालिक माना जाता रहा है। हिमालय क्षेत्र में भी ऐसा ही था, लेकिन खास तौर पर मैं एक ऐसे ही टैक्स की बात करूंगा जिसे सुनकर आप गर्वित हो जाएंगे। यह एक इतिहास का हिस्सा है और इस वीडियो को बनाने का मेरा लक्ष्य किसी को अपमानित या पीड़ित करने का नहीं है, बल्कि एक जानकारी देना है जो कि इतिहास के पन्नों में अब खो चुकी है। जी हाँ, मैं इसी पर बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। संसार में आज जो अपने को सबसे ज़्यादा विकसित या अग्रणी राष्ट्र मानते हैं उनमें इस टैक्स है जिसको विरासत टैक्स कहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में यह विरासत टैक्स लागू है। अमेरिका में इस टैक्स को लागू करने के पीछे कहा जाता है कि प्रॉपर्टी को चंद लोगों के हाथों में जाने से यह बचाने की कोशिश है। इसका उद्देश्य नागरिकों को बराबर अवसर प्रदान करना भी है, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। और ज़्यादातर देशों में विरासत टैक्स की सीमा 40 से 50% तक है। अमेरिका के जिस विरासत टैक्स का जिक्र भारत में हो रहा है वह वहाँ के 6 राज्यों आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में लागू है। इसके तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स है और विरासत टैक्स विरासत में मिली प्रॉपर्टी के 1% से लेकर 20% तक वसूला जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो भारत में ऐसी स्थिति में पूरी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि यहाँ विरासत टैक्स नहीं है। लेकिन जहाँ यह कानून है वहाँ प्रॉपर्टी का एक तय हिस्सा सरकार को भी जाता है। अमेरिका में इसी तरह के विरासत टैक्स की आज भारत में चर्चा हो रही है। वैसे भारत में भी इस तरह का कुछ एक टैक्स था, लेकिन भारत की तरह रूस, मकाऊ, पुर्तगाल, स्लोवाक रिपब्लिक, स्वीडन, हांगकांग, हंगरी, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया और नॉर्वे जैसे देशों में यह कानून खत्म कर दिया गया या यह कानून लागू नहीं है। आज़ादी के बाद भारत में 1953 में एस्टेट ड्यूटी एक्ट को इसी तरह अमल में लाया गया था। यानी ये कह सकते हैं कि विरासत टैक्स का नाम तब एस्टेट ड्यूटी एक्ट था। इस कानून को इसलिए लागू किया गया था कि तब सोचा गया था कि संपत्ति के चलते लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहने वाले अंतर को घटाने में इससे मदद मिलेगी। सबसे अधिक 85% रेट से यह टैक्स लगता था और 20 लाख रुपए से ज़्यादा की संपत्ति पर ही यह विरासत टैक्स लगता था। 1985 में इसे खत्म कर दिया गया था, क्योंकि तब सरकार ने यह देखा कि इस टैक्स को लागू करने के बाद भी आर्थिक असमानता दूर करने में कोई बड़ी मदद नहीं मिली है और न ही सरकार को कोई बड़ा रेवेन्यू मिलता है। यानी इस टैक्स के तरह यह प्रावधान था कि किसी भी धनवान व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी संपत्ति तभी उसके बच्चों को ट्रांसफ़र होगी जब एक तय राशि टैक्स सरकार को दे दिया जाएगा। इसके बाद इस टैक्स को फिर से लगाने की बात भी होती रही, लेकिन विरोध के बाद इस पर बात भी नहीं की गई। अब बात करते हैं हिमालय क्षेत्र की। भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह वहाँ भी पूरी भूमि राजा की मानी जाती थी। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी और उसका कोई पुत्र नहीं होता था, वारिस के तौर पर सिर्फ बेटियां होती थी, तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी पूरी भूमि को राजा अपने अधिकार में ले लेता था। यहाँ तक कि उसकी बेटियों को भी अपने अधिकार में ले लेता था। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक उत्तराखंड का इतिहास भाग 4 गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि औता या पुत्रहीन के रूप में
मृत्यु हो जाने पर मृतक की विधवा और उसकी अनब्याही पुत्रियों के लिए घोर संकट का समय होता था। विधवा हो जाने पर यदि कोई नारी आजीवन वैधव्य का जीवन बिताना चाहती थी तो अपनी नथ नहीं उतारती थी, किंतु यदि वह पुनर्विवाह करना चाहती थी तो वह अपनी नथ उतार लेती थी। यदि उसका कोई पुत्र होता था तो वह प्राय अपने पति के सपिंडों के परामर्श से किसी व्यक्ति को अपने घर में टेकवा या कठाला के रूप में रख लेती थी, यानी एक पति के तौर पर रख लेती थी जो उसके बच्चों का भरण पोषण करे, उसका भी करे, उसकी खेती को भी संभाले और उससे जो भी पुत्र पैदा होता था उसे मृतक पति के नाम पर ही माना जाता था, यानी उसका जो भी पुत्र होगा वह महिला के मृतक पति का ही पुत्र माना जाएगा। परंतु यदि उसका कोई पुत्र पहले से नहीं होता था तो उसे टेकवा या कठाला रखने का अधिकार नहीं था, यानी उसे उस तरह के पति को रखने का अधिकार नहीं था। जो व्यक्ति उस विधवा को अपने घर में ले लेता था उससे राज्य अधिकारी पत्नी शुल्क वसूल करके राजकोष में जमा करते थे। अतः मृतक की चल अचल संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाता था। उसकी विधवा पत्नी तथा अविवाहिता पुत्रियों को भी राज्य की संपत्ति माना जाता था। तब या तो विधवा और उसकी पुत्रियों को राजप्रसाद में बंदियों के रूप में रख लिया जाता था अथवा उनका टके का विवाह करके प्राप्त राशि को राजकोष में जमा किया जाता था। इसलिए पुत्रहीन व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी विधवा पत्नी और पुत्रियों की दुर्दशा से चिंतित होकर दूसरा तीसरा विवाह कर लेता था या ढांटी रख सकता था। ढांटी उसको कहते हैं कि कोई व्यक्ति उस महिला को अपनी पत्नी बना सकता था जो पहले से या तो शादीशुदा है या विधवा है या उसका पुत्र पहले पति से है, और जब वो दूसरा व्यक्ति इसको अपनी पत्नी के रूप में रख लेता था तो पहले पति से पैदा पुत्र को इस दूसरे पति का पुत्र मान लिया जाता था। गोद में अपने साथ पुत्र लाने वाली अतः गर्भवती ढांटी का मूल्य सपुत्र होने के कारण अधिक देना पड़ता था, यानी इसमें भी टैक्स देना होता था। प्रचलित प्रथा के अनुसार सपुत्रा ढांटी को रखने वाला व्यक्ति तब अवता नहीं माना जाता था, यानी ऐसे में उस व्यक्ति को ये मान लिया जाता था कि उसका पुत्र है, भले ही वह उसकी दूसरी पत्नी के पहले पति से पैदा हुआ पुत्र होता था, और उस पुत्र को भी नए जो उसका पति है यानी जो उसका नया पिता है उसकी संपत्ति में पूरा उत्तराधिकार मिलता था। ऐसा नहीं है कि यह प्रथा बाद के राजाओं ने शुरू की हो या प्राचीन काल से हिमालय में थी। कोई कहता है कि यह कोलों की प्रथा थी, कोई कहता है कि किरातों की थी, कोई नागों की, कोई खसों की, लेकिन जो भी हो हिमालय क्षेत्र में यह कुप्रथा थी। यह कुप्रथा गढ़वाल के पवारों के शासन में भी थी, कुमाऊं के चंदों के शासन में भी थी, और जब यहाँ गोरखा शासन आया तो उसमें भी थी। गोरखों के शासन में इसका नाम था मरोटकर। मरो यानी मर गया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस कर के तहत यदि कोई व्यक्ति अवता यानी बिना पुत्र के उसकी मृत्यु हो जाती थी और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसकी समस्त चल अचल संपत्ति पर, जिसमें उसकी अनब्याही लड़कियां भी सम्मिलित होती थी, राज्य का अधिकार हो जाता था। मरो यानी मर गया के तहत प्राप्त राशि के आंकड़े वैसे अब तक किसी के पास नहीं है, लेकिन गरखा के सरदार और फौजदार मरो से खुद ही लाभ उठाते थे, यानी उस पैसे को वो राजकोष के बजाय वो खुद ही हड़प लेते थे। बाद में जब उत्तराखंड में अंग्रेजों का शासन आया तो इस कुप्रथा को, अमानवीय प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, यह टैक्स तब बंद कर दिया गया। तो यह थी हिमालय के अमानवीय टैक्स की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलता हूँ नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।